हाँ जी, तो हमने चैप्टर 1 में जो कंसेप्ट हमारे 12th में काम आएंगे उनको थोड़ा थोड़ा देख लिया और वो 12th में भी और प्रैक्टिस कराएंगे, अभी थोड़ा रिफ्रेश करा दिया। फिर आता है चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से 12th की फिजिक्स के हिसाब से बहुत काम का है। इनफैक्ट 12th की फिजिक्स में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के 4 टुकड़े करके 4 चैप्टर बनाए उसके। हाइजेनबर्ग और डी ब्रुगली पढ़ा था अपन ने, वो मिला के एक चैप्टर है फिजिक्स पे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर है, राइट। और लेकिन वो 12th की केमिस्ट्री में कहीं काम नहीं आता। अगर आपको आता है अच्छी बात है, नहीं आता कोई नुकसान भी नहीं है। तो इसलिए अभी हम उसको नहीं पढ़ेंगे, रिवीजन में आ ही जाएगा बाद में। उसका अगला चैप्टर पीरियोडिक टेबल, वो भी कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं आता। हाँ, कुछ आइडिया होना चाहिए, वो आइडिया अपन अभी 10 मिनट में रिफ्रेश कर देते हैं। पहला तो कि जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट साइड में जाते हैं तो जो एटॉमिक साइज है, एटम्स की जो साइज है वो क्या होती है? डज इट इंक्रीज, डज इट डिक्रीज? तो इट डिक्रीजेज समवॉट, कम होता है लेकिन ज्यादा कम नहीं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यस और नो? ज्यादा फर्क पड़ता है अगर आप डाउन द ग्रुप चले जाए तो, तब साइज बढ़ती है और अच्छी खासी बढ़ती है। इतना अगर आपको पता है तो एटॉमिक रेडियस बहुत है इतना, ठीक। दूसरी जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो है आयनिक रेडियस, राइट। थोड़ा सा कभी 12th में काम आता है आयनिक रेडियस। तो आयंस दो तरह के होते हैं, केटायंस एंड एनायंस। केटायन पे पॉजिटिव चार्ज है और वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। केटायन थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। बोले कैसे समझे, कैसे समझाएं? बहुत सिंपल है। मान लो किसी के पास 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 प्रोटॉन उन 10 इलेक्ट्रॉन को बांध के रख रहे हैं कि रहो, इधर रहो, और 10 इलेक्ट्रॉन साथ में रहना नहीं चाहते, वो झगड़ा कर रहे हैं, उनमें नफरतें हैं, फिर भी प्रोटॉन से बांध के रखा है कि बैठो बैठो बैठो। अगर एक इलेक्ट्रॉन चला जाए, किसी भी कारण से चला जाए, कोई ले जाए, तो अब प्रोटॉन जो उन्हें साथ में बांध के रखने वाले थे वो तो उतना ही काम कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच में जो नफरतें हैं वो जरूर कमजोर पड़ी है। यस और नो? तो अब वो दूर जाने के बजाय थोड़ा पास में आके एडजस्ट हो जाएंगे, हाँ या ना? तो केटायंस बिकम स्मॉलर। अगर चार्ज +1 है थोड़ा छोटा होगा, चार्ज +2 है और छोटा होगा। यस और नो? सिंपल। व्हाट अबाउट इन एनायन? 10 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन को बांध के रखा हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, प्रोटॉन तो नहीं आया, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। तो अब क्या होगा? ये 10 प्रोटॉन उन 11 इलेक्ट्रॉन को उतना ही खींच रहे हैं, बट इनमें नफरतें बढ़ गई है। तो कुल मिला के जो आकार प्रकार है, साइज है, वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो एनायन एक गुब्बारे जैसे फूलता रहता है, ठीक है। अगर -2 हो जाए तो और फूल जाएगा। बिल्कुल बेसिक्स क्लियर, कोई झगड़ा नहीं। तो पहला रेडियस कौन सा? एटॉमिक। दूसरा आयनिक, सिंपल। तीसरा आता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी, कि किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेना है। अब उसे इलेक्ट्रॉन, अगर उससे इलेक्ट्रॉन लेना है तो उसे एनर्जी तो देनी पड़ेगी, क्योंकि उसके न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन में कोई बंधन था, तभी वो वहां पे मौजूद था। अगर कोई लेना देना नहीं है तो इलेक्ट्रॉन वेट क्यों कर रहा है? व्हाई हैजंट इट लेफ्ट बाय नाउ? इट इज देयर बिकॉज देयर इज सम बॉन्ड, एंड इफ यू वांट टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन यू हैव टू ब्रेक दैट बॉन्ड, एंड टू ब्रेक अ बॉन्ड यू हैव टू गिव देम सुटेबल एनर्जी। तो आयोनाइज करने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। यस और नो? उसका जनरल पीरियोडिक ट्रेंड क्या है? एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द साइज ऑफ द एटम थोड़ा 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 कम हो रहा है। द इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, द बॉन्ड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। वे पास में आए तो बंधन मजबूत हुआ तो पास में आए ना, अगर उतना ही लेना देना था तो पास में क्या करने आए? तो सुनना, अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं एटम थोड़ा छोटा हो रहा है, मतलब the electrons are coming closer to the nucleus. If they are closer to the nucleus, that means the bond between the nucleus and the electron is stronger, and if it is stronger, this means it requires a bit more energy. Yes or no?
तो जब लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो आयोनाइज करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो उतनी रहेगी, ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। यस, बट देर आर सम एक्सेप्शंस विच आर इंपॉर्टेंट, वो 12th में भी कहीं काम आते हैं, तो उसको भी रिविजिट करते हैं। देयर इज नाइट्रोजन एंड देयर इज ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2p3 एंड ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2p4. This is half filled, and I hope you remember there is something special about half filled and full filled. Yes or no? Yes, what is it? They are a bit more stable, थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये ऑलरेडी थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल है और आप इससे इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, तो आपको वैसे भी इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन आप ये जो नुकसान कर रहे हैं, जो अच्छा कॉन्फ़िगरेशन था उसका कबाड़ा कर रहे हैं, इसका जुर्माना भी आप ही को भरना पड़ेगा। सो a lot of energy will be required for this. On the other side, ऑक्सीजन भले ही छोटा है, बट ये फिर भी थोड़ा सस्ते में अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए राजी हो जाएगा। बोले क्यों? क्योंकि ये जो बन रहा है, दिस इज हाफ फिल्ड, दिस इज गुड। बोले ठीक है, एनर्जी तो लेऊंगा बट उतनी नहीं लेऊंगा जितनी नाइट्रोजन मांग रहा था, उतनी जिद नहीं करूंगा, बट हाँ एनर्जी तो लगेगी। तो वैसे ऑक्सीजन छोटा है, पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में आता है, इट शुड डिमांड मोर एनर्जी, वी एग्री, बट द रियलिटी इज इट डिमांड्स अ बिट लेस। समझ में आया? इस तरह के एक्सेप्शंस आपके 12th में बार बार आएंगे, तो देख लिया। यस और नो? देन इसका उल्टा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कि इलेक्ट्रॉन ले मत, दो किसी को, ये हमारे 12th में काम ही नहीं आता, राइट? और इसलिए हम अभी डिस्कस भी नहीं कर रहे। हमारे 12th में काम आता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जो कि 11th में ज़्यादा काम नहीं आया, 12th में थोड़ा ज़्यादा आएगा। वह आएगा तो और पढ़ लेंगे, बट थोड़ा रिफ्रेशर तो लें उसका। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? जब आप लेफ्ट से राइट में जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है घटती है? याद करके बताओ। अच्छा, कईयों को तो यही नहीं पता, ज़्यादातर को ये थोड़ी फील कम आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। तो थोड़ा अपन तसल्ली से यहाँ पर रुक के बात करते हैं। और आपके काम की एक दूसरी खबर, अभी अप्रैल में आपका एक रीशफलिंग टेस्ट होगा, पता है आपको? बता देते। क्योंकि 11th में तो क्या था कि आप आए, तुम कौन से बैच में थे? तुम तो थे ही नहीं, तुम भी नहीं थे। तुम कौन से बैच में थे? सी बैच में थे, तुम ए बैच। तो जिसने जब ज्वाइन किया उसके हिसाब से उस बैच को मैं बना दिया आपको। अब तो सारे लोग ऑलमोस्ट सही समय पे आ जाते हैं, राइट? और 31 मार्च तक और भी जो स्टूडेंट्स आने आ जाएंगे, अप्रैल में भी एडमिशन चलते रहेंगे। तो अप्रैल के मिड टू एंड के बीच में आपका एक रीशफलिंग टेस्ट होगा। क्यों रीशफल करके हमारे साथ सौतेला व्यवहार करोगे? नहीं करेंगे ऑब्वियसली। क्यों करें? और आपके साथ तो बिल्कुल भी क्यों करें? हम चाहते हैं कि आप पे दबाव डाला जाए, बिकॉज उसी से आपका बेस्ट बाहर निकल के आएगा। अगर आपको रिलैक्स कर रहे हैं, हाँ आराम से चिल, तो तुम IPL देखोगे, तुम पढ़ाई नहीं करोगे। यस और नो? शाम को घर गए, बैग फेंका, सर टीवी का रिमोट, यस खाना खाऊंगा 2 घंटे, टीवी नहीं देख रहा हूं, खाना खा रहा हूं। तो ये सब नहीं चाहिए। रीशफलिंग टेस्ट होगा, जिसके बेसिस पे आपके 4-5 अलग अलग बैचेस बनेंगे, राइट? जो फर्स्ट, जैसे मान लीजिए फर्स्ट 40-50 फर्स्ट बैच, सेकंड 40-50 सेकंड बैच, इस तरह से बैचेस बनेंगे, राइट? 2 महीने बाद फिर होगा, 1.5 महीने बाद फिर होगा। ऐसा नहीं एक बार हो गया, ताकि कॉन्स्टेंटली आप पे दबाव बना रहे, राइट? उससे आप एक तो प्रेशर हैंडल करने को आप एक्सपीरियंस होगा। ये प्रेशर हैंडल, ये इसको प्रेशर भी हैंडल करना धीरे धीरे सीखते हैं आप, तो हम आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, राइट? अगर आपने अच्छा करा तो अगला भी अच्छा ही करना है, अगला पेपर भी, अगला रीशफलिंग भी। और अगर आपका मान लीजिए गॉड फॉरबिड बुरा हो गया रिलेटिवली, तो भी अगला अच्छा करना है, तो एक प्रेशर तो आएगा ना, करे अगली बार मुझे और अच्छा करना है, या अच्छा हो गया तो अगली बार और अच्छा करना है। एनीवेज एवरीबॉडी विल बी पुश्ड कि अच्छा करना है। यस, ये कंसेप्ट समझ में आता है। और इसको और इंसेंटिवाइज करेंगे हम, बिकॉज वी वांट दैट आवर स्टूडेंट शुड डू बेस्ट। तो थोड़ा अगर लालच दे दें, एंड इफ इट वर्क्स इन द गुड वे, तो अच्छी बात है। तो हुएवर कम्स फर्स्ट इन दैट टेस्ट गेट्स एन iPhone। पुराने बच्चों को पता है यहाँ पे iPad और iPhone बढ़ते रहते हैं, हाँ या ना? अभी जब तुम मार्च में नहीं आए तो 5 या 6 मार्च को सिर्फ मैथ्स का पेपर हुआ था, ओनली मैथ्स पेपर, सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे और उसमें iPhone दिया गया, अभिजीत ने जीता। उससे पहले एक iPad टेस्ट हुआ था जो कि जयपाल ने जीता।
उससे पहले का आईपैड टेस्ट हुआ तो जो लक्षित ने जीता, और अभी उनके और टेस्ट होंगे, और आपको भी बोला जब 12th में आओगे तो आपके भी होंगे। हर 2-1 महीने में आईफोन आईपैड कुछ टेस्ट करेंगे, देंगे कब? जिस दिन आपका जेई हो जाएगा उस दिन आके ले लेना, राइट? पहले नहीं देंगे क्योंकि तुमसे कोई दुश्मनी तो नहीं है। अभी हम तुमको आईपैड दे देंगे तो माथा डाल के बैठ जाओगे उसके अंदर। इसलिए जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा, जिस सिलेक्शन नहीं पेपर हो जाएगा, रिजल्ट भले 15 दिन बाद में आएगा, आप आओ और अब दिन भर यही करो। यस, डज इट वर्क एज एन इंसेंटिव, या तुम इससे ऊपर उठ चुके हो? नहीं सर, ये हमें नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद बहुत है। ऐसा नहीं है ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? मिलेगा। ओके, और अप्रैल के मिड से एंड में होगा तो यू गॉट ऑलमोस्ट 1 मंथ एंड दिस इज रीजन इनफ कि पढ़े और साथ में अच्छा बैच मिल जाए तो और भी अच्छा। सारे बैचेस में सेम फैकल्टी पढ़ाती है, सेम असाइनमेंट होता है, एवरीथिंग इज सेम। बट एक वो होता है ना कि नहीं मेरी रैंक नहीं आई, तो वो चुभता है। जब चुभेगा तो तुम मेहनत करोगे, अदरवाइज इफ यू मेक यू कंफर्टेबल आप बर्बाद हो जाओगे। समझ में आ रहा है? तो 1 महीने बाद होगा, जैसे ही आपके 31 मार्च को 12th का, अच्छा 12th का ही पूछेंगे, 11th का कुछ नहीं पूछेंगे, ओनली 12th का जो पढ़ा है वही पूछेंगे। तो जैसे ही 31 मार्च स्टार्ट हो आप उसको एकदम बहुत सीरियसली पढ़े, राइट? समझ में आ रहा है? तो एकदम बढ़िया तैयार हो। ये बोलते कुछ बच्चे तो एकदम कि 11th का नहीं पूछेगा, 12th तो मैं फोड़ दूंगा। यस आई विल डू इट, यही चाहिए। अगर आप उसके चक्कर में आधा घंटा रोज एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, आधा रोज 10 मिनट आके टीचर से खून पीते हैं, डाउट पूछते हैं, तो बहुत सस्ता है आईफोन तो, राइट? और आपको बताया मैंने, वी गेटिंग अनदर केमिस्ट्री फैकल्टी फॉर यू। हाँ, तो दैट फैकल्टी इज ज्वाइनिंग एंड उनकी 15, 16, 20 अप्रैल के आसपास उनके आईटी दिल्ली में जो एग्जाम्स है फाइनल सेमेस्टर के वो पूरे हो जाएंगे एंड देन वो अपने बोरिया बिस्तर समेट के आएंगे एंड मई बिगिनिंग अप्रैल एंड में आपको जेके सर, मैं और फिर एक और फैकल्टी होगी जो आपको और हेल्प करेंगे, सो दैट यू गेट मोर सपोर्ट एंड यू गेट बेटर रिजल्ट। ठीक है, तो बहुत सारे रीजंस हो गए और पढ़ने के लिए। स्टे मोटिवेटेड, पढ़ते रहिएगा। बैक टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, थोड़ा समझ में कम आता है, आई ट्राई टू एक्सप्लेन। एक होता है कि मैंने इलेक्ट्रॉन ले लिया, पूरा ले लिया, तो वो तो इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला खेल है। बट इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना तो आप इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं पूरा पूरा और ना दे रहे हैं, इट इज समवेयर इन बिटवीन, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ नॉन मेटल H, हाइड्रोजन, यू आर अ नॉन मेटल क्लोरीन। मुझे भी 1 से 2 इलेक्ट्रॉन कर दें, आपको भी आउटर जो 7 है उसको 8 करना है। बट मैं नॉन मेटल हूं, मैं भी इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता, आप नॉन मेटल, आप भी देना नहीं चाहते, चाहिए दोनों को। तो अपन, मैं कहता चल एक मैंने रखा, एक तू रख, क्या बनाया बॉन्ड? कोवेलेंट। शेयरिंग हो रही है, बट शेयरिंग में इक्वल शेयरिंग होगी ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। शेयरिंग मतलब इक्वल शेयरिंग ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है, राइट? मालूम पड़ा क्लोरीन ने बोला चल ये मेरा, तुमने क्लोरीन ने बोला, मैंने बोला ये मेरा, क्लोरीन ने बोला ये मेरा। फिर बाद में क्लोरीन ने थोड़ा मुझे बेवकूफ बना दिया, उससे उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींच लिया। ऑल्दो आई हैव नॉट लेट इट गो, ऐसा नहीं कि बाद चल रख ले, ऐसा नहीं, वो खींच रहा है, मैं पीछे पीछे जा रहा हूं, छोड़ा नहीं है मैंने, बट वो खींच तो ज्यादा रहा है। उसका 70% हो गया हिस्सा, मेरा 30% है, जबकि पहले 50-50 था। तो ऐसे में जिसने दादागिरी कर ली, खींच लिया, लूटा नहीं, खींच लिया, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और जिस बेचारे को देने पड़ गए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ये बात समझ में आती? इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन में इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन आपने ले लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ना तो दिया ना लिया, हाँ कोशिश जारी है, खींचमतानी चल रही है, वो टग ऑफ वॉर चल रहा है, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, वो अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा। ये नहीं कि उसे ले लिया, वो खींच रहा है, दूसरा छोड़ नहीं रहा है, वो पीछे पीछे आ रहा है। यस और नो? तुम्हारे घर पे अगर कोई पेट है, यो पेट डॉग, तो आप उसके साथ, कितने लोग के घर में पेट डॉग है?
कईयों के, कुछ लोग के घर पे, तो आप उसके साथ खेलते भी होंगे। तो आप क्या करते हो, कोई कपड़ा है, कोई रस्सी है, कुछ भी है, आप वो पकड़ लेता है और आप, अगर मतलब अज्यूमिंग दैट द साइज हेल्थ ऑफ द डॉग इज नॉट दैट बिग, वो आप उसको खींच रहे हो उस रस्सी को और वो घिसटता हुआ पीछे आता रहता है, हाँ या ना? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कम और तुम्हारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज्यादा। बट अगर बड़ा वाला है, वैसे ब्रीड है ना, बहुत बड़े बड़े कुत्ते होते हैं, वो इंसान को लपेट घसीट के ले जाते हैं, आजा, यस और नो, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है फॉर अ चेंज। जबकि जब वो बच्चा था तो उल्टा था। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बस खिंचम तानी चल रही है, देयर इज नो ट्रांसफर और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर इज अ स्लाइट शिफ्ट, नॉट कंप्लीट शिफ्ट। समझ में आता है? यस और नो? इट इज कि आप इलेक्ट्रॉन की तरह खींच रहे हो, पुल, वो छोड़ नहीं रहा, आप पुल कर रहे हो, जिसने ज्यादा पुल किया उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। आया ना? समझ में आदित्य? ठीक है, और सुनो जरा, मुझे याद करके बताओ, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस एलिमेंट की? एफ, फ्लोरीन। सबसे कम इज नॉट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा किसकी? फ्लोरीन की। जैसे जैसे पीरियोडिकल में लेफ्ट से राइट जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस एंड एज यू गो डाउन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो गोज डाउन। तो ये बेसिक आइडिया बहुत है, ठीक है। अच्छा, एक चीज जो 11th के एनसीईआरटी में है, 12th में काम नहीं आती, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में, जेईई मेंस जैसे पेपर में उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, और हमने 11th में उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। क्या? कि अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है, 100 है, 101 है, 102 है, तो उसका सिंबल क्या होना चाहिए, ऐसा एनसीईआरटी में दे रखा है। 5 मिनट लगेंगे उसे कर लेते, क्योंकि उसमें क्वेश्चन आ गया तो आप सोच के तो जवाब नहीं दे पाओगे। It is simple and very important for an examination like JEE Mains. If you have got your NCERTs, निकाल लीजिए, नहीं तो not to worry. NCERT में देयर इज अ टेबल 3.4, उसके नीचे टेबल 3.5। टेबल 3.4 में दे हैव गिवन यू सम डिजिट्स एंड देन 0 को बोला है निल। यस, 0 को निल बोलते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसको ऐसे कर लेते। 0 इज निल, 1 इज अन, 2 इज बाय, 3 इज ट्राई, 4 इज क्वाड। यस, अभी वो है ना, क्वाड एक एसोसिएशन है, चार बड़ी बड़ी कंट्रीज है। You heard of this? Quad? It is India, Australia, Japan, US. इन 4 कंट्रीज से मिलके बनाया है। तो क्वाड, 5 इज पेंट, 6 इज हेक्स, 7 सेप्ट, ऑक्ट एंड 9 इज अ बिट ऑकवर्ड, एन। ठीक है, अब ये इनके फिर जो पहले पहले लेटर्स है उनको इनका और एब्रीविएशन कर दिया। जैसे हेक्स है तो एच कर देंगे, सेप्ट है तो एस कर देंगे, ऑक्ट है तो ओ कर देंगे, एन है तो ई कर देंगे। ठीक है, अगर बी बाई है तो बी कर देंगे, अन है तो यू कर देंगे, और इसको यूज करते हैं। अगर 1 आ रहा है, 1, तो 1 इज अन, तो उसका सिर्फ पहला अक्षर लेना है यू। 0 के लिए क्या है? निल, तो एन, निल इज एन। अनदर 0 इज अनदर एन, तो 1 0 0 का सिंबल क्या है? यू एन एन। व्हाट इज द सिंबल ऑफ 1 0 1? यू एन यू। ठीक है, 1 0 2 यू एन बी, यू एन बी। यस, एम्बुलेंस बुलानी है, इंडिया में एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए कौन सा नंबर है? 108। 108 को क्या बोलेंगे यार? यू एन ओ, उनो उनो उनो, एक तो गेम होता है, और मारवाड़ी में उनो मतलब गरम, बहुत गरम बोलते हैं ना, बहुत उनो है, नहीं बोलते? बोलते हैं ना, गरम को तो उनो बोलते हैं। नहीं, तुम मारवाड़ी बोलते हो? नहीं बोलते, फिर तुम बोलते हो मारवाड़ी दिया? तुम मारवाड़ी नहीं बोलते, तुम बोलते हो?
तो तुम घर में नहीं रहते क्या? अच्छा, तुम बच्चे लोग नहीं बोलते, मम्मी पापा और आपस से बात करते हैं, ठीक। तो उनो इज हॉट, उनो इज कोल्ड, गर्म, बहुत उनो है इसको, और तो क्या समझाए, ऐसे होता है, ट्रस्ट मी। मैं विजय दान देथा का पोता हूँ, जो राजस्थानी के या मारवाड़ी के बहुत बड़े लेखक हुए, वो छोटा वाला प्राइज नोबेल तो नहीं मिला, पद्मश्री मिले थे, तो यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस। तो ये 12th में ऑल्दो काम नहीं आता, बट ये चीज छोटी सी और एंट्रेंस एग्जाम में वो पूछ रहे हैं, तो जो लोग एनसीईआरटी ढंग से नहीं पढ़ पाते, वो नहीं पढ़ते, वो वहाँ फंस जाते हैं। तो ये रिवीजन के लिए नोट करो, ये आज पढ़ना घर पे जाके ढंग से। आर्टिकल टेबल 3.4 एंड टेबल 3.5, 3.4 एंड 3.5। ठीक है, चलिए। तो पीरियोडिक टेबल में और कुछ हमारे फिलहाल ज्यादा काम नहीं आएगा। द नेक्स्ट चैप्टर इज केमिकल बॉन्डिंग, वो भर भर के काम आता है। केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन एंड डाइपोल मोमेंट, और उससे पहले आयनिक बॉन्डिंग में एक फजान्स रूल होता है, जो भी मैं पढ़ाऊंगा आज वापस। वो अगर नहीं पता तो 12th का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पी ब्लॉक जिसे बोलते हैं, सीबीएसई में अगर 70 मार्क्स का पेपर आता है तो 8 मार्क्स इज जस्ट फॉर दैट वन चैप्टर। इट इज बाय फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। किसी और चैप्टर के 5 मार्क्स की वेटेज भी नहीं है, इसकी 8 मार्क्स की वेटेज है। अगर इफ यू आर नॉट गुड एट केमिकल बॉन्डिंग तो आप वो चैप्टर कभी पूरा ही नहीं पढ़ पाओगे। 40 पेज का चैप्टर है, आप 2 पेज 4 पेज बाद किताब बंद कर दोगे कि समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, राइट। तो हम पहले से ध्यान रखें। तो केमिकल बॉन्डिंग अपन अब थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ेंगे। एटॉमिक और पीरियोडिक हमारे 12th में काम नहीं आता, छोड़ दिया हमने। केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहली जो चीज है वो है आयनिक बॉन्डिंग। अब आयनिक बॉन्डिंग बेसिक सबको पता है कि मेटल इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, केटायन बन जाते हैं। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, एनायन बन जाते हैं। केटायन और एनायन की जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसे क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। बोला ये तो पता ही। अच्छा, आयनिक बॉन्ड बनने के बाद जो चीज बनेगी, इट विल बी अ सॉलिड और अ लिक्विड और अ गैस? इट विल बी अ सॉलिड। देन द क्वेश्चन अराइजेस, कैसा सॉलिड? सॉफ्ट सॉलिड, हार्ड सॉलिड? तो इट इज हार्ड बट ब्रिटल। उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? करो बहुत होगा, बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। यस और नो? हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, ये सब भी पता है। अच्छा, वो उसमें से करंट पास होता है क्या? याद करो। नॉट इन सॉलिड स्टेट, नॉट इन देयर नेचुरल स्टेट, बट इफ यू हीट देम, इफ दे मेल्ट, then current can pass, or if you dissolve them in water, then current can pass. So they do not conduct electricity in the solid state, but they do conduct in molten and or aqueous state. ये भी आपने सुन रखा है, I assume so. Yes? ये कोई ज़्यादा पूछता भी नहीं, बट पता होना चाहिए। असली खेल जो 12th में काम आता है वो ये है कि हर आयनिक कंपाउंड में there is somewhat, थोड़ा है कई बार ज़्यादा, covalent character. Every ionic bond has got some covalent character and ulta every covalent bond will also have some ionic character. तो आयनिक में थोड़ा कोवेलेंट होता है, कोवेलेंट में थोड़ा आयनिक होता है। ये दुनिया बिल्कुल अलग अलग नहीं है कि दिस इज आयनिक एंड दिस इज कोवेलेंट, नहीं, इनके बीच में भी शेड होते हैं, और वो बहुत काम की बात है। तो उस पर अपन को फोकस करना है। उसको 11th में भी पढ़ाया था, पर जितना 11th में पढ़ाया उतना सारा 12th में काम नहीं आएगा। जो काम आएगा उतना हम पढ़ेंगे। तो लिखिए सभी लोग, फजान्स रूल्स। फजान्स रूल्स क्या है? फजान्स रूल्स, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड्स। अच्छा, तो आयनिक कंपाउंड पूर्णतः आयनिक नहीं होते कि नहीं होते? देयर इज सम कोवेलेंट कैरेक्टर इन देम। कैसे आया कोवेलेंट कैरेक्टर? आयनिक में कोवेलेंट कैसे आया, वही समझना है। तो देखिएगा, आपने थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ ली, वहां पे आपने एक सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट सुना होगा। मुझे एडवांस कंसेप्ट नहीं चाहिए, बेसिक ही चाहिए।
ये आईपैड है, कुछ मास होगा, कुछ मास यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ, पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है. बट दिस iPad will have a center of mass, yes, which would be somewhere in the center, somewhere here. And if I can find that point and I place my finger below it, I can balance this iPad on one finger if I place my finger below that point. If I can find that point, I am trying, not very successful. गिरना मत. यस, तो ये अगर सेंटर ऑफ मास के नीचे अंगुली रख दो तो अब ये बैलेंस हो जाएगा. यस, सो द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर, बट फॉर सम केसेस या फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस वी कैन अज्यूम दैट ऑल द मास इज कंसंट्रेटेड, इट इज सेंटर्ड एट द सेंटर ऑफ मास. उसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं. समझ में आया? आप में तो कोई ऐसा है जैसे रजिस्टर को या जैसे कोई भी चीज को एक अंगुली पे घुमा लेता है? एनीबॉडी है? कोई है? तुम कर लेते हो? रजिस्टर घुमा के दिखाओ. ये देखो, इंडिया हैज गॉट टैलेंट. तो ये बेसिकली व्हाट ही हैज डन इज प्रैक्टिस दिस एंड ही प्लेसेस हिज फिंगर बिलो द सेंटर ऑफ मास, और अब उसे आप एडजस्ट बैलेंस कर सकते, उसे घुमा सकते हो. लोग बास्केटबॉल को ऐसे उंगली पे घुमा लेते हैं, वो सेंटर ऑफ मास नहीं फंडा है. Right? All the mass is not there, but for practical reasons you can assume that it is there. समझ में आ रहा है फंडा? अब जिस तरह से, अच्छा मैं इसी को थोड़ा और क्लियर करता हूं. अभी वो चालू होने वाला है IPL. यस, इट्स अ क्रिकेट टूर्नामेंट, और वहां पे जैसे कोई बैटिंग कर रहा है, आप लोग क्रिकेट खेले होगे, तो अगर आप शॉट मारते हैं तो आप क्या कोशिश करते हैं? ये कई बार कमेंट्री वाले बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा शॉट था, इट केम फ्रॉम द मिडिल ऑफ द बैट. यस, आप क्रिकेट खेले होंगे, तो आप बताइए कि इफ यू आर प्लेइंग, अगर आप कोई शॉट मारना चाहते हैं तो आप बॉल को बैट के कौन से पोर्शन पे हिट करेंगे तो इट विल बी अ बेटर शॉट? ऑन द अपर हाफ और द लोअर हाफ, और राइट इन द मिडिल? जो खेलते हैं उनको पता होगा, राइट इन द मिडिल, अपर हाफ और लोअर हाफ. मिडिल से थोड़ा लोअर. यस और नो? राइट? अगर वहां से बॉल कनेक्ट हो तो टक करते ही बॉल चली जाती, बिकॉज बैट इट्स अ मास, डिस्ट्रीब्यूटेड मास, बट इट विल हैव अ सेंटर ऑफ मास which is on the lower half. If the ball hits on the center of mass or somewhere very near to it, तो बहुत बढ़िया वो शॉट बहुत अच्छा लगता है. And in all games, almost all games, यही कोशिश होती है कि आपको सेंटर ऑफ मास से हिट करना है. If you are playing tennis, तो टेनिस का रैकेट होगा, उसका भी एक सेंटर ऑफ मास होगा. बॉल अगर वहां या उसके आसपास लगे तो शॉट बहुत सही जाएगा. अदरवाइज अगर सेंटर मास के इधर उधर लगे तो रैकेट हाथ में घूम जाता है या शॉट सही नहीं लगता है. और प्रैक्टिस इसीलिए करते हैं कि चलो कोर्ट पे जाओ, 1000 बॉल मारो. आप 1000 बॉल मारोगे तो व्हाट, ऐसा करना क्या है? बॉल तो मारनी है. आपको ये प्रैक्टिस कर करके वो परफेक्शन लाना है कि बॉल की बाउंस चाहे कितनी हो, बॉल की स्पीड चाहे कितनी हो, आपके जो बॉल रैकेट से कनेक्ट करे तो सेंटर ऑफ मास के आसपास कनेक्ट करे तो शॉट एकदम परफेक्ट लगता है. उसी के लिए लोग प्रैक्टिस करते हैं. यस, सो देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास. डू यू एग्री? सिमिलरली देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ चार्ज, जो आप अभी 12th की फिजिक्स में जैसे ही जाएंगे आपको शुरुआत में पढ़ा देंगे. पहले 5-6-10 दिनों में आएगा सेंटर ऑफ चार्ज, विच इज एग्जैक्टली लाइक सेंटर ऑफ मास. बट हमको तो अभी चाहिए तो हम यूज कर रहे हैं उसको. ठीक है, आई विल डेवलप दैट कंसेप्ट. से देयर इज अ फुटबॉल. फुटबॉल लेदर की बनी होती. लेदर इज वेरी हैवी, अंदर हवा है विच इज वेरी लाइट. So although all the mass is on the outside, football का all the mass is on the outside, but where is the center of mass? On the inside and in the center. Do you agree? Is the mass there? No. The center of mass is there. The mass is not there. Center of mass is there. Yes or no? ठीक है. Similarly, say इसके ऊपर चार्ज है. चार्ज को क्यों लिख दिया मैंने? Say there is charge distributed over it. The charge is on the outside, but for all practical purposes, the center of charge is at the center. वहाँ कोई चार्ज नहीं है, but center of charge वही है.
यस और नो? थोड़ा समझ में आता है कि नहीं आता है? राइट? चलो अब सुनो, इमेजिन देयर इज अ न्यूक्लियस, अभी इलेक्ट्रॉन्स बाद में भरेंगे, न्यूक्लियस है छोटा सा जिसे प्रोटॉन्स है एंड न्यूट्रॉन्स है, तो उसका सेंटर, न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होगा? न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होगा? प्लस या माइनस? प्लस चार्ज। तो वेयर इज द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज? बोले वो तो वही होगा, और कहाँ होगा? तो पॉजिटिव चार्ज भी वही है और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी वही है। यस और नो? जबकि हो सकता है एक प्रोटॉन थोड़ा इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, बट वेयर इज द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज? राइट इन द सेंटर। यस और नो? अच्छा, अब मैं इसको कवर करता हूं। से देयर आर सम इलेक्ट्रॉन्स रोमिंग अराउंड, इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, but where is their center of negative charge? The negative charge is here, but where is their center? At the center. Yes or no? Let's say there are some more electrons. Electrons दूर है. The negative charge is away from the positive charge, but the center of negative charge is superimposing, it is coinciding with the center of positive charge. Positive और negative दूर है, but उनके centers एक के ऊपर एक आ रहे हैं. यस और नो? हाँ या ना? ठीक। नाउ मेरे पास एक एनायन है, एनायन पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा, प्रोटॉन ज्यादा? सोचो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, एनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो सुनना, भले ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन एक बादल जैसा होता है, ऐसे चारों तरफ घूमता रहता है। So where is the center of positive charge in this anion? In the middle, at the center. Where is the center of negative charge in this anion? Again at the center. So the center of positive charge and the center of negative charge are superimposing एक के ऊपर एक है. Positive and negative charge दूर दूर है, but उनके center एक के ऊपर एक है. Do you agree? बोले हाँ. अब इसका खून पीने, इसको परेशान करने एक केटायन आ गया, और आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए माइनस के साथ एक प्लस भी तो आना चाहिए। सो अब प्लस को पिक्चर में लेके आते हैं। ये केटायन है, ओवरऑल इसे प्लस चार्ज है। केटायन थोड़ा छोटा होता है, छोटा बता दिया मैंने। यस, द मोमेंट अ केटायन कम्स इनटू पिक्चर, वो अपनी हरकतें दिखाना स्टार्ट करेगा। और वो क्या करेगा? वो सबसे पहले तो इस न्यूक्लियस को दूर धक्का देगा कि मेरे से दूर जा। यस और नो? जैसे वो इस पिक्चर में आएगा, न्यूक्लियस को तो दूर धक्का देगा, बट इलेक्ट्रॉन्स के साथ दूसरा व्यवहार करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को बोलेगा तुम इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, फटाफट इधर आ जाओ। यस और नो? यस। और जैसे ही ऐसा होगा तो अब जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, जो अब तक एक के ऊपर एक थे, नाउ दे विल ड्रिफ्ट अपार्ट, अब वो दूर चले जाएंगे। द पॉजिटिव चार्ज विल गो इन दैट डायरेक्शन एंड द नेगेटिव चार्ज विल कम इन दिस डायरेक्शन। यस और नो? और ये बेचारा जो बड़ा अच्छा सा स्फेरिकल सा था, ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा और इसकी शेप कुछ ऐसी हो जाएगी। यहां पे लिख लेते हैं, ये तो मेरा केटायन और ये इलेक्ट्रॉन सब ऐसे घूम रहे हैं, एंड द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज हियर एंड द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज ऑन दिस साइड। यस और नो? तो पहले भी प्रोटॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, पहले भी देयर वाज अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पहले भी देयर वाज अ सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, बट दे वर सुपर इम्पोजिंग। जैसे ही केटायन आया, वो सारा खेल बिगाड़ देता है। सब घुल मिल के आराम से रह रहे थे, बोला नहीं नहीं तुम प्लस वाले इधर जाओ, तुम माइनस वाले इधर आओ, पोलराइज कर दिया है। यस और नो? समझते हो? पोलराइजेशन, पोल्स बन गए इसमें, प्लस और माइनस सबको अलग कर दिया। प्लस वाले सब उधर जाओ, माइनस वाले सब इधर आओ। यस और नो? ये डिस्टॉर्शन हुआ है, ये पोलराइजेशन हुआ है, और ये किया किसने? द केटायन, द पॉजिटिव आयन डज दिस। ये नहीं आता तो ये पोलराइजेशन क्यों होता? यस और नो? ये बात समझ में आ रही है आपको? कि द मोमेंट अ केटायन कम्स इनटू पिक्चर, द केटायन इन्फ्लुएंसेस, वो प्रभावित करता है उस एनायन को और उसको डिस्टॉर्ट कर देता है, उसको पोलराइज कर देता है। ये डिस्टॉर्ट हो गया। पहले प्रॉपर फुटबॉल थी, अब ये रग्बी की बॉल जैसा हो गया। यस? लेकिन इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कहाँ है? हम तो पढ़ रहे हैं ना, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। तो देखो, अगर मैं एक मेटल हूं, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन दे दिया, आप नॉन मेटल आपने ले लिया, मैं केटायन बन गया, एनायन बन गए, तो हमारे बीच में जो अट्रैक्शन है उसे आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। बट अगर हम दोनों पास पास हैं, तो भले ही जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन मेरे ही दिया हुआ है, बट मैं उसको वापस लूंगा। बोलोगे चल
ऐसा कर, जो तुम्हारा न्यूक्लियस है उसे तो दूर धक्का दूंगा, मान लीजिए इधर एक कैटायन आ जाता है, तो जो एनायन का जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस इधर शिफ्ट होगा और जो इलेक्ट्रॉन्स का बादल है वो उस तरफ शिफ्ट होगा, ऐसा डिस्टॉर्शन होगा। अब आप देखो इधर देखो, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, क्या ये इलेक्ट्रॉन्स आपको बीच में नजर आते हैं? क्या शेयरिंग वाली फील आती है आपको? कुछ शेयरिंग हो रही कि नहीं हो रही? यस और नो? मैंने वापस नहीं लिया लेकिन बोला बीच में रख, भले मैंने ही दिया है बट वापस थोड़ा वापस दे। यस और नो? तो ये बीच में आए कि नहीं आए? आए ना? तो अगर शेयरिंग हो रही है, अगर दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन रखवा लिए तो ये तो कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया ना। यस और नो? हर आयनिक बॉन्ड में थोड़ा या बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। यस और नो? सुनना वापस ढंग से। ऐसा नहीं होता कि एक मेटल आया उसे इलेक्ट्रॉन दे दिया, नॉन मेटल आया उसने ले लिया, ये प्लस और माइनस में आयनिक बॉन्ड बन गया एंड दे हैप्पीली लिव्ड एवर आफ्टर। ऐसा नहीं होता। फिर बाद में हिसाब किताबों तक नहीं, मेरे वापस दे, वो इलेक्ट्रॉन दिया था वापस दे इलेक्ट्रॉन, फिर झगड़े होते हैं, फिर समझौता होता है, चल चल ठीक है भले ही वापस मत, बीच में तो रख, थोड़ा तेरा ज्यादा तेरा लेकिन थोड़ा तो मेरा भी होगा। यस और नो? अगर दे दिया फुल 100% ट्रांसफर आयनिक, थोड़ी सी शेयरिंग हो गई तो कौन सा कैरेक्टर आ गया? कोवेलेंट। सो एवरी आयनिक बॉन्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैटायन एंड एनायन विल हैव सम और मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। समझे? क्लियर? अब सवाल उठता है, क्या सारे कैटायन एनायन को बराबर पोलराइज करते, बराबर डिस्टॉर्ट करते? नहीं। तो बोले फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कैटायन उसको ज्यादा परेशान करेगा, ज्यादा डिस्टॉर्ट कर देगा? तो बड़े आराम से देख लोगे आप जरा सोचो, एक कैटायन है जिसपे चार्ज है +1, एक दूसरा कैटायन है जिसपे चार्ज है +2। +1 वाला अगले को ज्यादा परेशान करेगा या +2 वाला अगले के प्राण पी लेगा? +2 वाला, कॉमन सेंस। अच्छा, व्हाट अबाउट साइज? एक छोटा कैटायन है लिथियम प्लस, नीचे आओ Na और नीचे आओ K प्लस। लिथियम प्लस किसी को ज्यादा परेशान करेगा या बड़ा कैटायन K प्लस किसी को ज्यादा परेशान करेगा? छोटा वाला। बोले क्यों छोटा वाला क्यों? ये भी वैसे फिजिक्स में पढ़ने वाले हो, 12th की फिजिक्स में आते हैं, ये सब फंडे आते हैं, बट अभी बहुत सिंपली कि अगर छोटा कैटायन है तो पास में आ जाएगा, बड़ा कैटायन दूर रहेगा तो प्रभावित कम करेगा, छोटा कैटायन पास में आ जाता है और ज्यादा पास में आएगा तो ज्यादा परेशान करेगा। यस और नो? सो नॉट ऑल कैटायंस आर इक्वली पोलराइजिंग, नॉट इक्वली डिस्टॉर्टिंग, बट जिसपे चार्ज ज्यादा है तो उसका अगले को पोलराइज करने की ताकत बढ़ जाएगी, अगले को परेशान करने का अधिकार मिल जाएगा उसको। अगर कैटायन छोटा है, छोटा कैटायन प्राण पी लेगा, ध्यान रखना। जितना बड़ा है उतना चिल है, ठीक है दे दिया। जितना छोटा है वो कहता नहीं मेरे को वापस चाहिए, अभी क्या अभी चाहिए। छोटे बच्चे करते हैं ना जिद, बिल्कुल वैसे नहीं, अब बार राइट हियर राइट नाउ। ओके, ये जो लोग पहली बार पढ़ रहे, कितने लोग फजांसुल पहली बार पढ़ रहे, जस्ट इन केस को है यहाँ पे? हाँ, आप जरूर लिखें, बाकी सब लोगों ने इतना तो पढ़ ही रखा है, तो ये लिख लो। क्या वीडियो से कैसे लिखोगे तुम? जो भी है थोड़ा सा ही आपको लिखना चाहिए, अदरवाइज 12th में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आपको। व्हाट अबाउट एनायंस? क्या सारे एनायंस तैयार बैठे ना दो कि हाँ हमको डिस्टॉर्ट कर दो? नहीं, कोई कम डिस्टॉर्ट होता है, कोई ज्यादा डिस्टॉर्ट होता है। कैसे कंपेयर करेंगे? तो देखो, इमेजिन किसी में -1 चार्ज है, किसी में -2 चार्ज है, कौन सा है जो ज्यादा पोलराइज होगा? क्या ले जा रख, तो ले तेरे वापस, -2 वाला। ठीक है। व्हाट अबाउट अ स्मॉल एनायन एंड अ लार्ज एनायन? लार्ज एनायन, बिकॉज इफ द एनायन इज लार्ज, मतलब तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स को संभाल नहीं पा रहे हो तभी तो दूर गए। इफ यू कैन होल्ड ऑन टू योर इलेक्ट्रॉन्स, तो दूर क्या करने गए वो? तो सुनना, स्मॉल एनायन मतलब भले ही नेगेटिव चार्ज है बट न्यूक्लियस ने छोड़ा नहीं, उनको पकड़ के रखा है, साध के रखा है। बड़ा एनायन है मतलब न्यूक्लियस पकड़ नहीं पा रहा। जब आपका न्यूक्लियस नहीं पकड़ पा रहा तो दूसरे का न्यूक्लियस पकड़ लेगा। यस और नो? तो अगर बिगर एनायन विल एंड इट कैन डिस्टॉर्ट मोर। यस और नो? इधर देखो, कैटायंस में क्या रूल है? अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो ज्यादा परेशान करेगा, अगर छोटा हो जाएगा तो ज्यादा परेशान करेगा। एनायन में अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा ज्यादा परेशान होगा, अगर साइज बढ़ेगी तो ज्यादा परेशान होगा। यस और नो? समझ में आया आपको? ठीक है, कुछ लिखना चाहो तो आई गिव यू 2 मिनट्स।
कितने लोग आज ही आए, कल नहीं आए थे? एनीबडी? काफ़ी लोग कल नहीं आए थे, ठीक। कितने लोग के स्कूल में एग्जाम्स के रिजल्ट आ गए हैं? कौन सी स्कूल है? शांति निकेतन, राजमाता, पीपल्स पार्लर। बाकी सबके रिजल्ट आने बाकी है। कब आ रहे हैं, क्या डेट से? 26। कभी कहो कि 26 को आ रहा है। सेंटेंस के बच्चे कोई है यहाँ पे? एनीबडी फ्रॉम सेंटेंस? कब आ रहा है? 26 थी। 26 इज व्हाट? क्या डेट है, क्या डे है? वेंसडे, सैटरडे? क्या सैटरडे होगा ना? हाँ, क्योंकि 31 इज थर्सडे, सैटरडे होगा। तो उसमें क्या स्कूल जाना होगा? पेरेंट टीचर मीटिंग, ये क्या सीन होता है? पेरेंट टीचर मीटिंग होगी। चलो लिख लिया भाई जिसको जो लिखना था ना। जिन लोगों ने लास्ट ईयर फजानसुल पढ़े हुए हैं तो दे विल रिकॉल कि हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा था 11th में, और बहुत सारे वो सूडो इनर्ट गैस और पता नहीं क्या क्या, वो सब तो बहुत एडवांस पढ़ा था हमने। 12th में वो कोई काम नहीं आने वाला, इसलिए अभी वो नहीं पढ़ा रहे। जब आपको वापस रिवीजन कराएंगे एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से 11th का, तब वो वापस बताएंगे। क्योंकि अभी तो हम वो चीज़ें पढ़ा रहे हैं कि भाई 12th में वो वहाँ काम आती है, ये चीज़ वहाँ काम आएगी, वो चीज़ वहाँ काम आएगी, तो पहले से थोड़ा रिफ्रेश कर दो, सो दैट वहाँ पे हमको सब चीज़ छोड़ के करें वो पहले पढ़ो। नहीं, थोड़ा सा देखा हुआ होगा तो थोड़ा आइडिया होगा आपको, तो आप फटाफट पकड़ लोगे उसको। अब उस पर अभी हम बहुत डिटेल में चले जाए तो फिर हमारी रिदम टूट जाएगी, जो हमें नहीं। हमें तो ये सारी चीज़ इसलिए कर रहे हैं कि जैसे 12th स्टार्ट हो तो हम फटाफट चीज़ें कर पाए। 11th में तो क्या होता है, आप भी 10th के माइंडसेट से आए, 10th तक कोई पढ़ाई बड़ी होती नहीं थी, तो हम बोले अरे पढ़ाई करनी है। तुमको को बोले, या तुम्हारे घर वालों को बोला बेटा 11th साइंस इज टफ, लगा अरे हम तो यूँ कर लेंगे, क्या टफ है, हम तो बहुत होशियार है। जबकि 11th में अच्छे की बैंड बच जाती है। अब 12th, अगर आपने 11th में संघर्ष किया है और रोए हो तो अब 12th में नहीं रोओगे, क्योंकि 12th इज ईजियर फॉर 2 रीजन। वैसे भी वो ईजियर है, दूसरा अब तुम 11th के माइंडसेट से 12th में आए हो। जिस 10th के माइंडसेट से 11th में जाओगे शहीद हो जाओगे। लेकिन अब 11th में इतना रोए पिटे कि अब तुम प्रिपेयर्ड हो और तुम समझ में आया कि पढ़ाई करनी पड़ती है, होने वाली चीज़ों में से नहीं है। तो अब आप जब 12th में जाओगे तो पढ़ाई थोड़ी आसान है और आप भी पढ़ने के मूड में हो तो वो हो जाता है फटाफट। तभी तो जाके अज्यूम कि कोरोना नहीं आता तो हम अक्टूबर एंड तक आपके पूरा 12th का कोर्स करवा देंगे। 11th के अंदर ऑर्गेनिक नहीं कराई, 11th के ऑर्गेनिक, 12th के ऑर्गेनिक सब भी हम कराएं तो 31 मार्च तक कोर्स हो जाते हैं सारे सब्जेक्ट्स पे। अगर कोरोना नहीं होता तो हम दिवाली के आसपास तक सब कोर्स करा देते थे, फिर 11th का रिवीजन और कराते थे। और पेपर कब होते थे? मई में जाके। इस बार जैसे जुलाई में हो रहा है और तुम्हारा पेपर मई एंड में जैसे पहले होता था वैसे होगा, तो बाय अक्टूबर कोर्स हो जाता था। 7 महीने में कोर्स किया एंड यू गेट अनदर 7 months टू रिवाइज। बहुत रिवीजन में 7 महीने चाहिए नहीं होते, और बोर्ड में तो बोर्ड की इंपॉर्टेंस वैसे ही कम हो गई, तो आराम से खूब टाइम मिलता था। तो अभी हम 12th हमारी अच्छी चले उसके हिसाब से आपको थोड़ा प्रिपेयर कर रहे मेंटली फिजिकली जो भी है, ठीक है। फजानसुल का आइडिया लग गया, ठीक है। अब आता है इसके बाद में कोवेलेंट, आईने कितना ही पढ़ना है। कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, लो भाई थोड़ी प्रैक्टिस कराते हैं, आओ। लो भाई लड्डू सवाल, CH4 में क्या हाइब्रिडाइजेशन है? आई होप, क्या बोल रहे हो तुम? sp3 वेरी सिंपल,
कितने लोगों को इसके sp3 होने पे डाउट हो रहा है? बिंदास हाथ खड़ा करो, रेज योर हैंड कि sp3 कैसे बोल दिया, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। कोई नहीं, सो फार सो गुड, आगे बढ़ो। पानी, पानी का एब्रिडेशन sp3 पक्का? उसे पूछे थे एक बार, है sp2, sp3, we have got sp2, sp2। मैं बता रहा हूं, मेरे कुछ हो गया ना, दिल को दौरा पड़ गया, तुम लोग ही जाओगे अंदर, लिख के जाऊंगा कि इनको पकड़ के डालना अंदर। इतना पढ़ा है नालायको तुमको, इलेक्ट्रॉन जोड़ना सिखाया, हाइड्रोजन का 1 1 होता है, ऑक्सीजन का 6 होता है, डिवाइड बाई 2, 4 मतलब sp3। सही में बता रहा हूँ ना, लिख के जाऊंगा और भूत बन के आऊंगा तुम्हारे सपनों में, सो नहीं पाओगे तुम। sp3 में किसी को डाउट है? एनीबडी फील फ्री एंड आस्क कि sp3 कैसे हो गया, मुझे पता ही नहीं चल रहा। धीरे धीरे थोड़ा लेवल चेंज करेंगे। ऑल गुड, चलो अब अपन SO3 थोड़ा सा सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाँ तो बता रहे हो sp2, तेजस sp2, sp2 में किसी को प्रॉब्लम? ठीक है, अब आयंस पे आ गए हम। है ना भैया? sp3, किसी को sp3 में कोई प्रॉब्लम है तो बोले sp3, एवरीबडी एग्रीज विद sp3? ठीक है, Xenon has arrived। थोड़ा ज्यादा नहीं, पहले ही छक्का बाद में मारेंगे, चौका बाद में। हाँ जी, sp3d2 बोल रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? दर्शिल बंसल। हाँ, कल भी शायद नाम पूछा था, है ना? पूछो तो फिर बता दे, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता। हाँ, 2-4 दिन में यहीं बैठे रहोगे, फिर मेरे दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा। दर्शिल बंसाली यहाँ बैठता है, वो उसमें धीरे धीरे सब रजिस्टर होगा हार्ड डिस्क में। कौन से स्कूल जाते हो? DPS पाल रोड, ठीक है। दर्शिल बंसाली DPS पाल रोड, ठीक है। हाँ जी, दर्शिल बंसाली से sp3d2, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? किसी को नहीं, चलेगा? आदित्य नहीं आता? प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, गुड। थोड़ा सा ये है लाफिंग गैस, सांसों में आ जाए आदमी ऐसे हंसता था। ज्यादा हंसेगा, ज्यादा सांस में आए, हंसते हंसते बेहोश हो जाएगा। कहते हैं ना, हंसते हंसते बेहोश हो गए, इससे हो जाते हैं हंसते हंसते बेहोश। हाँ जी, sp इज करेक्ट, sp इज करेक्ट। जिस भी तरीके से आप कर रहे हैं sp इज करेक्ट। किसी को प्रॉब्लम है इसमें? हाँ भाई, हर्षुल के पास में जो लड़का बैठा है sp, सही बात है, sp है। इसका नाम बता सकता है कोई? असाइड है। इसकी चर्चा हुई कभी हमारे? ये गाड़ियों के एयर बैग्स में होता है, शॉक सेंसिटिव होता है। जैसे इसको मारते हैं, ये हाइड्रोजन गैस छोड़ता है और उसको गुब्बारा वो फूल जाता है। जो गाड़ियों में एयर बैग्स होते हैं ना, तो उसमें आयनिक कंपाउंड ये पड़ा होता है CaN3, और ये +2 है तो ये 2 बार लेना पड़ेगा, चार्ज बैलेंस होगा। तो ये आयनिक कंपाउंड है, कैल्शियम +2 और ये अजाइड माइनस। आयनिक कंपाउंड तो सॉलिड होता है, तो थोड़ी सी जगह में एक गुब्बारा लिया प्लास्टिक का या रबर का, उसमें रख के उसको फोल्ड करके और आपने गाड़ी में अलग अलग जगह लगा दिया। जैसे एक्सीडेंट होता है, शॉक आता है, एनर्जी आती है, ये फट जाता है।
और टूट के देगा N2 विच इज अ गैस, एकदम से गैस बनेगी तो गुब्बारा फूल जाएगा। तो आपको इंपल्सिव फोर्स से लगेगा। पढ़ा हमने इंपल्सिव फोर्स, फिजिक्स में पढ़ा हो ना, इंपल्सिव फोर्स। एक होता है कांस्टेंट फोर्स, एक होता है इंपल्सिव फोर्स। अगर मैं किसी को धक्का दे रहा हूं तो एक तरह से कांस्टेंट फोर्स है, और किसी को मारना है तो कांस्टेंट फोर्स से थोड़ी मारते हैं, इंपल्सिव फोर्स से मारते हैं ना। किसी को कचुम्बर निकालना है तो कांस्टेंट फोर्स है, समझ रहे हो। तो ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए आप गाड़ी सीधी सीधी चला रहे हो, पता नहीं कहाँ होश था, मोबाइल चला रहे थे, पेड़ में जाके घुस गए। तो अगर अब गाड़ी में एयर बैग्स हैं और आपने सीट बेल्ट लगाई है और थोड़ी किस्मत भी ठीक है, तो बाय द टाइम योर बॉडी, आप गाड़ी चला रहे थे, आप स्टीयरिंग व्हील पे बैठे हैं, बाय द टाइम योर बॉडी गोज एंड हिट्स द स्टीयरिंग व्हील और सामने वाला कांच, ये फूल जाता है। ये रिएक्शन इतनी फास्ट है कि जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, खटखट रिएक्शन हुई, नाइट्रोजन गैस बनी, वो गुब्बारा फूल के बाहर आ गया। तो आप जाके स्टीयरिंग व्हील से नहीं भिड़ रहे, आप वो तकिया जो आया है उसमें जाके भिड़ रहे हो, तो इंपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा, आप बच गए। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ बहुत समझदार लोग भी है, अपनी गाड़ियों के आगे पीछे वो लगवा लेते स्टील के वो रॉड्स, या बुल बार बोलते हैं लोग उसको, वो बार्स लगवा लिए। तो वो वहाँ जो प्रेशर सेंसर है, वो सेंसर के आगे तो तुमने वो बार लगवा लिया, तो एक्सीडेंट होता है, वो तो प्रेशर सेंसर सेंस ही नहीं कर पाता, एयरबैग खुलते ही नहीं है। फिर लोग कहते हैं ये कंपनी फर्जी है, इसका एयरबैग खुला ही नहीं। तो फिर ये क्यों लगाया था? प्रोटेक्शन के लिए एयरबैग दिया है ना अंदर, ये बाहर क्यों लगाया तुमने? समझ में आया? राइट। अच्छा, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। XeO2F2, XeO2F2, हाँ भाई, sp3d, राइट। चलो, तो हाइब्रिडाइजेशन ठीक ठाक याद है। 12th में बहुत ये सारे स्ट्रक्चर, 12th के एनसीईआरटी दिखाऊं तो ये सारे मॉलिक्यूल के डायग्राम वहां बने हुए। अब जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन ढंग से नहीं पढ़ा वो सबको रट रहे, ये टेट्राहेड्रल होता है, ये ऐसा होता है, जैसे पढ़ लिया हो तो उसको पहले ही याद है, तो वो दूसरी चीजें रटेगा, ये तो आती है मेरे को, तो रटने वाला पोर्शन बहुत कम हो जाता है, पी ब्लॉक में भरा पड़ा है। ठीक है। हाँ, अगर किसी को ये नहीं आता है, जस्ट इन केस इट इज पॉसिबल, तो वो क्लास के बाद या कल क्लास से पहले बताए, हम उनको थोड़ी मदद कर देंगे। अदरवाइज फिर वो परेशान होंगे और वो हमें भी बाद में परेशान करेंगे। तो ज़्यादातर लोगों को तो आता है, अच्छी बात है, बट अगर किसी को नहीं आता है, ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे जवाब दे दिया, तो वो या तो क्लास के बाद अभी मेरे साथ चले या कल ब्रेक में आए, तो उनको हेल्प करेंगे ताकि आगे उनको प्रॉब्लम नहीं आए। इसीलिए कोर्स रखा है, और ये बहुत काम की, बहुत जो भी तरीका आपने सीखा है उससे काम बढ़िया चल जाएगा 12th में। बोर्ड में कोई नहीं पूछता आंसर कैसे लाए, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये कहाँ से लाए, किसी को मतलब ही नहीं है, आंसर लाना आता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं, शेप है, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 है, बट ये थोड़ा अजीब सा है। क्या रहा है, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल या डिस्टॉर्टेड, अलग अलग किताब में अलग अलग शब्द चलते हैं, कैप्ड या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और ये इतना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बोर्ड एग्जाम में तो आता ही था, आईआईटी में बार बार आने वाले सवालों में से एक ही है, जो आईआईटी में क्वेश्चन बहुत कम रिपीट होता है, और एनसीईआरटी 12th के एनसीईआरटी के कवर पेज पे दे रखा है। और आईआईटी में कुछ क्वेश्चन जो रिपीट हुए उनमें से एक ही है कि इसकी शेप बता दो। ठीक है, एक बार 11th में बताई, 12th में और बताएंगे, एनसीईआरटी भी दिया, 12th के एनसीईआरटी 11th में था ही कहा, बट हमने पहले ही पढ़ लिया। ओके, चलिए, एक चीज जो आपको और करनी चाहिए अभी आने वाले 7-8 दिनों में, बैक पैक कर लो, कि आपको अपने 11th का कुछ रिवीजन करना चाहिए। और रिवीजन करने का मतलब है सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़नी है, क्योंकि थ्योरी अगर आपने 11th में थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी है और अब आप थ्योरी पढ़ते हैं, तो थ्योरी पढ़ के क्या लगता है, मुझे सब आता है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी है
तो थ्योरी देखते रहेंगे तो मुझे सब आता है। डू क्वेश्चंस। बोले कहां से करें? आपके पास पुराने असाइनमेंट पढ़े या कुछ स्टैंडर्ड बुक से वो क्वेश्चंस करो। केमिस्ट्री में और कुछ नहीं तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लो। आरसी मुखर्जी के जो जो चैप्टर अपन ने पढ़ लिए, आरसी मुखर्जी किताब कईयों के पास होगी, जिनके पास नहीं है वो ले ले। अब उन चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव कर लो। फिजिक्स में एचसीवी के ऑब्जेक्टिव कर लो, कुछ क्वेश्चंस करो और वो डाउट पूछो, राइट। आप हो सकता है किसी और कोचिंग से पढ़े पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके आपके पास असाइनमेंट होंगे, उन्हीं को वापस ट्राई करें, उनमें डाउट पूछ लो, हम बता देंगे आपको। बट यू शुड डू क्वेश्चंस, यू शुड फोर्स योरसेल्फ टू थिंक। थ्योरी में तो क्या होता है, पढ़ते हाँ ऐसे हो जाएगा, हाँ ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन करो, चैलेंज योरसेल्फ, फिर डिस्कस करो, फिर टीचर्स के पास जाओ। पाठशाला में इतने लोग हैं कि आपको डाउट बताने के लिए ऐसे नहीं कोई किसी को कोई है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। बहुत लोग अवेलेबल है डाउट बताने के लिए, लेकिन आप पूछोगे तो बताएंगे ना। अभी जो इस क्लास से पहले जो ब्रेक हुआ था, आप ही के बैच के बच्चे डाउट पूछ रहे थे, कुछ बच्चे आए थे डाउट पूछ रहे, और एक सवाल तो इतना बढ़िया पूछा किसी ने कि तुरंत मैंने उस क्वेश्चन की फोटो खींची, और जो बच्चे अभी जेई 2022 देने वाले हैं आज से 100 दिन बाद, उनको भेजा कि एवरीबडी डू दिस क्वेश्चन राइट नाउ। कितना प्यारा सवाल, तो उसको तो मैंने सॉल्व करके बता दिया, लेकिन उसके बहाने एक बहुत अच्छा सवाल आया जो अभी तुम्हें नहीं देना, समय आने में तुमको भी करवाएंगे, उनको भेज दिया। हो सकता है तुमको बहुत अच्छा सवाल लेके आओ, तो अच्छा भी नहीं है तो तुम्हारा तो डाउट क्लियर हुआ ना, तुम्हारे मन में जो वायरस था वो तो किल हो गया। और हो सकता है बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ जाए तो दूसरों को भी फायदा हो जाएगा उससे। प्लस इससे क्या होता है, डाउट डिस्कशन से, डाउट सॉल्विंग से एज अ टीचर हमको एक फीडबैक मिलता रहता है। हमको एक फीडबैक मिलता रहता है कि तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि तुमने पढ़ाई वढ़ाई तो करी नहीं, कोई भी किताब उठा के सर ये डाउट बता दो, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जब तुम डाउट पूछोगे तो हम भी तो एक सवाल पूछेंगे ना दो बार कि अच्छा ये इसका फॉर्मूला बताओ, चलो वो वाला फॉर्मूला बताओ, राइट। तो आप ऐसे मुंह उठा के तो नहीं आ जाओगे, इतनी हिम्मत तो नहीं होगी, तो आप पढ़ के आओगे। तो पढ़ के आओगे तो हमें पता चल जाएगा तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, तुम किस लेवल का पढ़ रहे हो, तुम डाउट कैसा पूछ रहे हो, उससे पता चलेगा तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम्हारे कंसेप्ट कितने क्लियर है। और देन वी गेट एन आइडिया कि ओवरऑल बैच कैसा चल रहा है, और अकॉर्डिंगली हम और क्या करें कि तुम और अच्छा कर पाओ। अदरवाइज इफ देयर इज नो इंटरेक्शन तो फिर पता ही नहीं चलता कौन बच्चे क्या कर रहे हैं, और बाद में जब रिजल्ट आता है तो कुछ नहीं होता। इससे पहले ही फीडबैक मिलता रहे। तो डाउट सॉल्विंग इज अ फीडबैक मैकेनिज्म, राइट। जैसे अगर मान लीजिए आपने मेरे से डाउट पूछे तो मुझे आइडिया लग रहा है, फिर मुझे लगता है नहीं ये इस तरह के डाउट बहुत पूछ रहे, क्या बात है, तो उसको वापस पढ़ाना पड़ेगा या थोड़ी प्रैक्टिस करानी है, वो देखेंगे। फिर मैं बोलूँगा अरे जेके सर को बोला सर वो एक असाइनमेंट बना रखा है अपन ने, ये असाइनमेंट इनके बैच को दे दो फटाफट, इनको डाउट बता रही है ये इनको करवा देते। या फिर कई बार नया असाइनमेंट भी बनाते हैं कि इस तरह के डाउट आ रही है तो अपन को कुछ ऐसे क्वेश्चन इकट्ठे करने चाहिए, बनाने चाहिए, चुराने चाहिए, जो भी है, ताकि इनके ऐसे डाउट ना आए। तो पता चला, अदरवाइज आपने पूछा ही नहीं तो धीरे धीरे वो वायरस फैल जाएगा। तो इसलिए डाउट पूछो, पढ़ो, पढ़ना मतलब क्वेश्चंस करना एंड देन डाउट डिस्कशन। जो रेगुलर बेसिस पे इसे करेगा उसका लेवल अपने आप बढ़ता जाएगा, प्लस उसकी रिदम ब्रेक नहीं होगी, राइट। जब आपको डाउट भी हम बता देंगे तो आपको पढ़ाई करने की थोड़ी सी 2% इच्छा ज़्यादा होगी, वरना वो डाउट धीरे धीरे इतने फैल जाएंगे, कॉन्फिडेंस इतना गिर जाएगा कि फिर आप पढ़ ही नहीं पाओगे। अदरवाइज आप पूछते रहोगे तो आपकी पढ़ाई ज़्यादा होगी, नहीं तो धीरे धीरे कम, फिर कम, एंड देन आप बिल्कुल रास्ते से उतर जाओगे। अदरवाइज आपकी गाड़ी की स्पीड मेंटेन रहेगी। समझ रहे हो? तो ये करो, 31 तारीख के बाद तो करना ही है, बट स्टार्ट डूइंग दिस। थोड़ा वार्म अप करो, पुराने असाइनमेंट निकालो। आज भी और कुछ नहीं तो किसी एक सब्जेक्ट का 1 घंटा क्वेश्चन सॉल्विंग करना, थ्योरी नहीं, 1 घंटा क्वेश्चन करना किसी सब्जेक्ट के, उसमें डाउट आएंगे तुम्हें, वो कल आके पूछ लेना। सब ऊपर बैठे हैं, राहुल सर अभी छुट्टी पे गए हुए, बाकी ऊपर चित्राक्ष सर है, राज सर है, जेके सर है, सब ऊपर बैठे, मैं भी बैठा हूँ। आओ डाउट पूछो, मैथ्स के नहीं, केमिस्ट्री। ओके, ये करिए आप, अदरवाइज आपको इतना इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, फिर वो रिजल्ट नहीं आएगा जो हम ला सकते हैं। चलिए बाय।